हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई के सामान्य अध्ययन यानी जीएस में पूछे गए भारत के भूगोल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर कर रहे थे। इसके पहले की क्लास में हम लोग इसके 30 प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2, बीपीएससी टीआरई 3 का जो पेपर कैंसिल हुआ था और जो री एग्जाम हुआ था उसके सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। दोस्तों, इसमें पीआरटी के समान अध्ययन में भारत के भूगोल से जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। 6 to 8 के समान अध्ययन में भारत के भूगोल से जो प्रश्न पूछे गए थे बीपीएससी टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में, वो सभी प्रश्न शामिल हैं। और टीजीटी और पीजीटी के समान अध्ययन में जो इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे गए थे वो सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और पीडीएफ का मूल्य है मात्र 21 रुपये। ठीक है, इसमें सभी भारत के भूगोल के प्रश्न शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। जलप्रपात दिया है और नदी दिया है, पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। पहला है जोग जलप्रपात, ये सरावती नदी दिया है, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। जोग जलप्रपात ये सरावती नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात कावेरी दिया है, ये गलत है। कपिल धारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी पर स्थित है कपिल धारा जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात ये गोदावरी नदी दिया है, ये भी गलत है। धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी और सी सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। बी और सी ये गलत दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, ना कि गोदावरी नदी पर। ये इंपॉर्टेंट है। धुआंधार ये नर्मदा नदी पर स्थित है और किस प्रदेश में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। जबकि कपिल धारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर स्थित है और ये भी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जोग जलप्रपात ये पश्चिमी कर्नाटक के शिमोगा जिले में सरावती नदी पर स्थित देश का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है। और इसका नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। ठीक है, और ये किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। किस नदी पर है ये, तो सरावती नदी पर यह स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत के कुछ प्रसिद्ध जलप्रपात के बारे में देख लेते हैं। चित्रकूट जलप्रपात इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट जलप्रपात ये किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर स्थित है और ये राजस्थान में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। कपिल धारा तो ये भी नर्मदा मध्य प्रदेश। चचाई जलप्रपात ये बीहड़ नदी मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बेड़ा जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। हुंडरू जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और किस राज्य में है ये, तो झारखंड में है। लोध जलप्रपात ये बूढ़ा नदी पर है, झारखंड में। जोग जलप्रपात अभी मैंने बताया, सरावती नदी कर्नाटक। कुंजिकल जलप्रपात वराही नदी कर्नाटक। शिव समुद्रम इंपॉर्टेंट है, तो शिव समुद्रम ये कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है। गोकाक जलप्रपात घटप्रभा नदी कर्नाटक में है। दूध सागर जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूध सागर जलप्रपात ये मांडोवी नदी पर है और कहाँ पे है, किस राज्य में, तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर यह स्थित है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है, चुलिया जलप्रपात, धुआंधार, कपिल धारा, ठीक, और हुंडरू जलप्रपात, जोग जलप्रपात और शिव समुद्रम और दूध सागर, इसको तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस राज्य में है और किस नदी पर है ये। ठीक है, नेक्स्ट है लीखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। लीखापानी हिमनद करा किस राज्य में स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में है लीखापानी हिमनद। ठीक है, लीखापानी हिमनद
अरुणाचल प्रदेश में स्थित लीखापानी दर्रे के पास स्थित है। यह हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। लीखापानी हिमनद ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। धातव्य की लीखापानी असम राज्य में तिनसुकिया जिले में स्थित एक नगर भी है जो कि अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लीखापानी जो है एक शहर भी है, ये असम में है, जो चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसमें पूछा लीखापानी हिमनद, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो इसमें पहला है सुबनसिरी। सुबनसिरी ये उत्तर दिशा से मिलती है। बेलसिरी ये भी उत्तर दिशा से मिलती है। मानस भी उत्तर दिशा से मिलती है। ये तीनों जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ये उत्तर दिशा से मिलती है। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कौन से नहीं मिलती है, तो इसलिए जो हो जाएगा ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये सारी जो है उत्तर दिशा में मिलती हैं, लेकिन इसमें पूछा नहीं, इसलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 बार प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत से। लेकिन अगर पूछा जाए किस हिमनद से निकलती है, तो चेमायुंगडुंग हिमनद से यह निकलती है। इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंगडुंग हिमनद से यह निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर यह बहती है। यह 3 देशों चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ये 3 देशों में बहती है, चीन में, भारत में और बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चीन के तिब्बत पठार पर इसे यारलुंग सांगपो नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चीन के जो तिब्बत का पठार है, यानी तिब्बत में से क्या कहा जाता है, इसे यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ये कई बार कई सारे एग्जाम पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहा जाता है। असम में जब ये पहुंचती है तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी, और बांग्लादेश में जब ये पहुंचती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना नदी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तिब्बत में से यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से यह जानी जाती है। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता, सुबनसिरी नदी, संकोच नदी, ये सब जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ये माइंड मैप है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से चेमायुंगडुंग से निकलती है ये। ठीक है, इसे तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये नामचा बरबस से मुड़कर ये भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है और यहाँ पे ये दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, और इसमें जो उत्तर की दिशा में कौन कौन नदियां मिल रही हैं? देखिए यहाँ पे सुबनसिरी नदी इधर से आके मिल रही है, कामेंग नदी मिल रही है। ठीक है, मानस नदी मिल रही है, संकोच नदी मिल रही है और तिस्ता नदी मिल रही है। ठीक है, ये उत्तर दिशा से आके यहाँ पे मिल रही है। और दूसरी साइड की नदी की बात करें, जो सहायक नदी इसकी दिबांग हो गया, लोहित हो गया, बूढ़ी दिहांग हो गया, लैसा धनसिरी हो गई और कपिली हो गई। ठीक है, ये सब जो है इस साइड से आकर मिलती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सहायक नदियाँ, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इसे जो है तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब ये असम में पहुंचती है तो इस असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर यह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए उत्तरी तट के सहायक नदियां इसमें मानस है, सियांग है, कामेंग है, सुबनसिरी है, तिस्ता, संकुश, पुथिमारी, जियाथल, पगलादिया, चंपामती, सरलभंगा, बिलसिरी। ठीक है, ये सब उत्तर तट की सहायक नदियां हैं। दक्षिण तट की बात करते हैं तो नोवा दिहंग, दिबांग, बूढ़ी दिहांग, कोपली, लोहित, दिखो, दिगारू आदि इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो मानस ध्यान रखिएगा, सियांग, कोमेंग, सुबनसिरी, तिस्ता, संकोश इधर की इंपॉर्टेंट, और बेलसिरी। और इसमें ध्यान रखिएगा दिबांग, बूढ़ी दिहांग और लोहित, ये इंपॉर्टेंट इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि इनमें से कौन सा है? तो सभी को पता है, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना, तो वन रोपण, ऑप्शन बी
वनारोपण। बाढ़ को रोकने की सबसे उत्तम विधि है वनारोपण यानी वृक्षारोपण। वृक्ष अपनी जड़ों के माध्यम से बहुत सारा जल अवशोषित करने में क्या होते हैं, ये सक्षम होते हैं। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये जो है 6 to 8 में पूछा गया था, जो री एग्जाम हुआ था TRE 3 का, उसमें पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 133वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? तो 133वां स्थान है 164 देशों में। और किसके अनुसार है ये? तो विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार जो है भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता कितना है? तो 164 देशों में 133वें स्थान पर है ये। और देश में प्रति व्यक्ति वर्ष जल उपलब्धता का मात्र 1544 क्यूबिक मीटर है, जो कि विश्व औसत 3000 क्यूबिक मीटर से काफ़ी कम है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए क्लास को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और कोई सुझाव भी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके बाद हम लोग जो है विश्व के भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद साइंस और पॉलिटी, EVS, इन सब के प्रश्नों को भी हम लोग कवर करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? कहा निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर यानी शीत ऋतु में यानी सर्दियों के समय में कहाँ पे बारिश होती है? आप सभी को पता है तमिलनाडु में बारिश होती है, लेकिन इसमें तट पूछा है। जो तमिलनाडु का तट है यहाँ पे, इसे क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट पर जो है अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी बारिश होती है। इसको देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते मानसूनी पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों यानी कोरोमंडल तट में वर्षा होती है। मानसून के लौटने की क्रिया को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जब लौटता है तो उसे क्या कहा जाता है? लौटता हुआ मानसून कहा जाता है, या मानसून का निवर्तन कहा जाता है। आपकी इससे संबंधित प्रश्न बना था PRT में, इंपॉर्टेंट अभी प्रश्न आएगा आगे। जबकि उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। देखिए, अगर पूछा जाए कि तमिलनाडु या कोरोमंडल में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है किसकी वजह से होती है, तो लौटते हुए मानसून की वजह से होती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि उत्तर भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है किसकी वजह से होती है, तो वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है, और जो रबी की फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद भी होती है। ठीक है, देखिए, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है। दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से आता है, और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा इसी से होती है। पूछा जाता है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है भारत में। और यही मानसून जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, जब ये वापस लौटता है, ठीक है, वापस लौटता है, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी से जल उठाता है और यहाँ पे ये बारिश कराता है तमिलनाडु के क्षेत्र पे यानी कोरोमंडल तट पर। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, या मानसून का निवर्तन कहा जाता है। ये दोनों ध्यान रखिएगा। यही दक्षिण पश्चिम मानसून जब लौटता है, इसी को लौटता हुआ मानसून या मानसून का निवर्तन कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए उत्तर भारत में सर्दियों के समय में जो बारिश होती है वो किसकी वजह से, तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून, लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में। और उत्तर भारत में जो सर्दियों के समय वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने के कारण, देखिए पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों का प्रश्न गलत हुआ था, क्योंकि इसमें लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून से लोगों को कन्फ्यूजन था, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लौटते हुए दक्षिण मानसून, इसी को क्या कहते हैं? मानसून का निवर्तन कहा जाता है। ठीक है, और इसी को लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। और इसी की वजह से जो है तमिलनाडु में सर्दियों के समय में बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये दूसरा ध्यान रखिएगा। और पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में वर्षा होती है उत्तर भारत में। ठीक, ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिए। नेक्स्ट, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है।
भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। जो उत्पत्ति होती है, ध्यान रखिएगा, ये 8 डिग्री से लेकर जो है 15 डिग्री तक होता है, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर माना है ऑप्शन बी, 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बीपीएससी का मानेंगे तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात 8 से 15 उत्तर अक्षांश के मध्य पैदा होता है और बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा चक्रवात अक्टूबर और नवंबर माह में बनते हैं। बंगाल में चक्रवातों का निर्माण अरब से अधिक बंगाल की खाड़ियों में होता है तथा ये चक्रवात अधिक खतरनाक होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात आते हैं और ये खतरनाक भी होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? करा हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो वापसी का सामान्य तिथि है 15 अक्टूबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 अक्टूबर है। दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार का मौसमी हवाएं हैं जो हिंद महासागर और अरब की ओर से भारत में दक्षिण पश्चिम तट की ओर बढ़ते हुए भारत में पाकिस्तान व बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच में बारिश होती है, जो मैंने बताया पीछे अभी। यह मानसून अक्टूबर और नवंबर माह के बीच वापस लौटता है, जिसे क्या कहते हैं? मानसून का निवर्तन या लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। हैदराबाद में जो इसकी वापसी होती है सामान्यतः जो है 15 अक्टूबर को होती है। ठीक है, नेक्स्ट। त्रिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? त्रिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो इनके अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु है। ऑप्शन बी, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। ठीक है, त्रिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी जलवायु है और भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विद्यमान होता है। इसका विस्तार महाद्वीपिक के जो महाद्वीप होते हैं उसके पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है और इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है जहां रेशेदार प्रकृति के फलों का उत्पादन होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये भूमध्य सागरीय जलवायु है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। करा कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं पूछा है, इसमें कौन सी विशेषता नहीं है? पहला है, यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाद क्षेत्र में स्थित है, ये तो सही है। इसका 2 या 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, ये भी सही है। यहाँ प्रतिवर्ष वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ये भी करेक्ट है। तीनों सही है। ये तीनों जो है मध्यवर्ती गंगा मैदानी क्षेत्र है, कृषि जलवायु क्षेत्र, इसकी विशेषता है। लेकिन पूछा इसमें कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों विशेषता लेकिन नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार यानी जो छोटा नागपुर पठार को छोड़कर के क्षेत्र इसमें शामिल हैं। यह उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष जो है 75 से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है और जो विकल्प में दिया है ये सभी विशेषताएं थी, इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीटी त्रिवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। एम प्रकार की जलवायु त्रिवार्थ के अनुसार कहाँ पे? तो पश्चिमी तट में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी तट। अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्लेन थॉमस त्रिवार्थ ने वर्ष 1966 में जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को प्रस्तुत किया और एम प्रकार की जलवायु भारत के पश्चिमी तटीय मैदान क्षेत्र में पाई जाती है और यह उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु। ये देखिए आपका पश्चिमी क्या है? घाट है और यहाँ पे कौन सा? तो एम प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है पश्चिमी तटीय मैदान में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागौन के जंगल पाए जाते हैं? सर्वाधिक सागौन के जंगल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन के जंगल पाए जाते हैं। ऑप्शन सी, पीआरटी का प्रश्न है ये, जो री एग्जाम हुआ था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो सभी पता होना चाहिए। और ये सागौन जो है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? गंगा डेल्टा के जो सदाबहार वन क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? उसे सुंदर वन डेल्टा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुंदर वन डेल्टा। इस क्षेत्र में सुंदरी वृक्षों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? तो सुंदरवन पड़ा। और ये विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्रों में से एक है। और ये क्या है? मैंग्रोव यहाँ पे वन पाए जाते हैं। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर यह अवस्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। करा कांटेदार जंगल कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, प्रश्न को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछ रहा नहीं कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, तो कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। करा कहाँ पे कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर। तमिलनाडु में जो है कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, बाकी कर्नाटक और आंध्रा में यह पाया जाता है। देखते हैं इसके बारे में। कांटेदार जंगल शुष्क या अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाली घनी झाड़ीदार वन है, और इन जंगलों में छोटे और कांटेदार वृक्ष, झाड़ियां हो गया, जैसे शुष्क घास हो गया, और कुछ तरह के कैक्टस पाए जाते हैं। कांटेदार जंगल व झाड़ियां ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा क्या होती है, 70 सेंटीमीटर से कम होती है। जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर जो है कांटेदार जंगल पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन दक्षिण पश्चिम पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसको मैप के माध्यम से समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये वाला क्षेत्र, ठीक, और ये वाला क्षेत्र, ये यहाँ पे कौन सा, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं, यानी जो कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं यहीं पे पाई जाती हैं। तो प्रश्न में था तमिलनाडु, तमिलनाडु देखिए यहाँ पे है, तमिलनाडु में नहीं पाया जाता, तो ये कर्नाटक हो गया, आंध्रा हो गया, इधर गुजरात हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान और गुजरात में हो गया, ये सब, इन सब जगहों पे ये सब वन पाए जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। और ये जो हरा वाला दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये हरा वाला पोर्शन जो दिख रहा है इधर और इधर, ये सारा, ये और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये कौन से वृक्ष हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष हैं, यानी जो हमेशा हरा भरा रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। ये आपका कौन से वृक्ष होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष होते हैं। और ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, और इधर जो है नॉर्थ ईस्ट साइड में भी ये पाए जाते हैं। तमिलनाडु में भी ये थोड़ा बहुत पाया जाता है। ठीक, पर्वतीय वन, ये जो पीला वाला है ये आपका क्या है, पर्वतीय वन है। ठीक है, जो जैसे आपका जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन सब जगहों पे ये पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ठीक, मैंग्रोव वन, देखिए मैंग्रोव वन यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, और इधर यहाँ पे और इधर भी पाया जाता है। तो ये यहाँ पे जैसे आप ये यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है, इन सब जगहों पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक, और कटीले तो बता ही दिया। तो ये मैप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं भारत में, ठीक है, उसकी स्थिति है ये, इससे बहुत प्रश्न बनता है। घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय सभी से संबंधित उन्हें कहा जाता है। करा घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों तथा समुदाय सभी से संबंधित उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें अवर्गीकृत वन कहा जाता है। ऑप्शन सी, उन्हें अवर्गीकृत वन कहा जाता है। ठीक है, आरक्षित वन सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होते हैं, और संरक्षित वन जो होते हैं वन की सरकार की देखभाल की जाती है वन, और इसमें लोगों को कुछ छूट भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी जो सदाबहार वन है। ठीक है, सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये जो है केरल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल में पाया जाता है और कर्नाटक में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल और कर्नाटक दोनों होना चाहिए इसमें। ठीक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। हिमाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है, यहाँ पे पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ठीक, देखिए अभी मैंने बताया था, देखिए ये पश्चिमी घाट है, और इधर ये मेघालय हो गया, असम हो गया, इन सब जगहों पे भी ये पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट में, असम में के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सब जगहों पे क्या पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, इस मैप को जरूर ध्यान रखिएगा, इस मैप के माध्यम से आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे संबंधित। नेक्स्ट है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्रों का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। करा भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र कितना होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए। सभी को पता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न बना है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 33% वन होना चाहिए। ठीक है,
और 1952 के अनुसार होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद ये पहली राष्ट्रीय वन नीति थी और इस नीति में वनों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया, जो निम्न है। पहला इसमें राष्ट्रीय वन, दूसरा संरक्षित वन, तो तीसरा गांव के जंगल और चौथा है वृक्ष भूमि। ये 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया था वनों को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? करेक्ट, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त यानी प्रोन नहीं है? कहाँ पे भूस्खलन नहीं होता है बेसिकली पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा पूर्वी घाट। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया। पूर्वी घाट बहुत कम यहाँ पे भूस्खलन होता है, इसलिए ऑप्शन बीपीएससी ने इसको बी माना है। ठीक है, ऑप्शन बी। वैसे तो होता यहाँ भी है लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए इसको माना गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, भारत के भूस्खलन क्षेत्रों में हिमालय पर का जो पर्वतीय क्षेत्र हो गया, इसका पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी घाट हो गया, नीलगिरी हो गया तथा विंध्याचल पर्वतमाला प्रमुख रूप से आते हैं। यह क्षेत्र भारत के 15% हिस्सों को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा हो गया, शिवालिक हो गया, मध्य भारत के पठार पर भी यदा कदा भूस्खलन की घटनाएं देखी जा सकती हैं। देखिए, वेस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पे भारी वर्षा होती है और जो खाड़ी है खड़ी ढलानों के कारण यहाँ पे भूस्खलन ज़्यादा होता है, कि यानी ये भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्र है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अक्सर भूस्खलन होते रहते हैं। जो पश्चिमी घाट है, ईस्टर्न घाट है यानी जो पूर्वी घाट है, यह क्षेत्र अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाला है और कम संवेदनशील होता है और यहाँ पे भूस्खलन की घटनाएं बहुत कम होती हैं। ठीक है, इसलिए इसे भूस्खलन प्रवृत्त नहीं माना जाता है, इसलिए जो है पूर्वी घाट को राइट आंसर माना गया है। हिमालय रीजन की बात करें तो अधिक यहाँ पे सर्वाधिक भूस्खलन होता है। ठीक है, खासकर मानसून के समय में, क्योंकि जो यहाँ पे तीव्र ढलान होता है, कटाव और भूकंपीय गतिविधियाँ की वजह से ये जो है यहाँ पे भूस्खलन की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? कौन सा तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसमें हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी के साइड आते हैं, तो कोरोमंडल तट हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित हैं। पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित है। अभी मैंने बताया था जो पूर्वी तट है वो सर्वाधिक प्रभावित है और जिसके तटीय क्षेत्र क्या है, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, ये सब उसमें पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर और नवंबर में विकसित कुल चक्रवातों का 58% पूर्वी तट को पार करता है और चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सागरीय सतह का तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री आदर्श माना जाता है और यह तापमान आर्द्रता की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा चक्रवात को पर्याप्त बल प्रदान करता है। तो सर्वाधिक चक्रवात जो है पूर्वी तट पर आता है और पूर्वी तट के जो मंडल है, कोरोमंडल हो गया, उत्तरी सरकार हो गया। ठीक, नेक्स्ट, मृदा का पलवार करना संबंधित है। पलवार का मतलब होता है मल्चिंग। ठीक है, मृदा का पलवार करना संबंधित है तो खरपतवार को बढ़ने से रोकने के लिए, मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से और मृदा की नमी बनाए रखने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सभी सही है, इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृदा का पलवार यानी मल्चिंग का उद्देश्य खरपतवार को बढ़ने से रोकने, मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी और मृदा की नमी को बनाए रखने से है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है पत्तों से, पुआल से मृदा को ढक दिया जाता है और इससे मृदा की नमी बनी रहती है और जो खरपतवार होते हैं वो भी जो है ऊपर नहीं आते हैं और उर्वरकता, इस मिट्टी की उर्वरकता और स्वास्थ्य क्या होता है, बना रहता है। नेक्स्ट है, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है? गंगा का जो मैदान है यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी, तो सभी को पता होगा यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। गंगा का मैदान जो है जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है और ये जो है सबसे उपजाऊ होती है मिट्टी मानी जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इसमें पोटास, चूना और फास्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और जलोढ़ मिट्टी को मुख्यतः बांगर यानी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहा जाता है और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है यानी नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में पूछ रहा है काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है कर्नाटक में भी पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र में हो गया,
कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में आदि राज्यों में प्रमुखता से पाई जाती है। इसे रेगुर, काली मिट्टी या चरनोजम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे रेगुर मिट्टी, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे चरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये सारे नाम इसके ध्यान रखिएगा। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है और इसमें जल धारण क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी में कपास हो गया, मूंगफली, तंबाकू, मसूर, चना जैसी फसलें उगाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा ये कपास के लिए उपजाऊ होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इस मैप के अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हैं। काली मिट्टी देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ये काली मिट्टी है। यहाँ पे भी देखिए काली मिट्टी। तो यहाँ पे कौन आता है, कौन से राज्य आते हैं, तो महाराष्ट्र हो गया, इधर कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, थोड़ा सा राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ सब पे ये जो है काली मिट्टी पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाल और पीली मिट्टी देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है इधर और इधर, यहाँ पे देखिए ये भी यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक, शुष्क मिट्टी, यहाँ पे ये जो पीला वाला क्षेत्र है शुष्क मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटराइट मिट्टी देखिए, ये इधर थोड़ा सा पाया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा पाया जाता है और यहाँ पे भी पाया जाता है। मेघालय वाले क्षेत्र में भी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और ये पर्वतीय मिट्टी है इधर। ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सब जगहों पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। और बात करते हैं हम, कौन सी मिट्टी बची, जलोढ़ मृदा। ये जो ग्रीन वाला हल्का ग्रीन है, ये आपका क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, ये सारा जलोढ़ मिट्टी है। तो ये मैप के अकॉर्डिंग समझिएगा, अच्छे समझ में आएगा। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है, इसके अकॉर्डिंग अभी देखिए मैप समझते हैं इसको। उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय दिया है। देखिए यहाँ पे देखिए, इधर यहाँ पे उत्तर प्रदेश है और यहीं पे क्या है, बिहार है। तो यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाएगी, तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा है। और मेघालय दिया ऑप्शन में, देखिए मेघालय यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए लेटराइट मिट्टी यहाँ पे पाई जाएगी, हल्का देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय में। ठीक है, विकल्पों के अनुसार जो है मेघालय में सर्वाधिक जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और इसका जो लाल रंग होता है, लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। और लेटराइट मिट्टियाँ क्रमशः लौह और एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं। इसमें लोहा और एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और इसमें नाइट्रोजन, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी भी होती है। देश में इस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र केरल में, महाराष्ट्र में और असम में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैप में देखिए, इधर आपका महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, थोड़ा सा केरल में भी पाया जाता है। ठीक, मेघालय में भी। नेक्स्ट, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं तो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। करा, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या करना चाहिए, तो उसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए, कार्बनिक पदार्थ। मिट्टी का अम्लीय तथा क्षारीय गुण उसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक होती है तो मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक हो जाती है तो अम्लीय हो जाती है। और यदि मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम आयनों की संख्या अधिक हो जाती है तो मिट्टी कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। और मिट्टी में क्षारीयता के सुधार के लिए उसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब अधिक क्षारीय हो जाती है उसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी सबसे लंबी सिंचाई नहर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। और इसकी लंबाई 645 किलोमीटर है और इसे सतलुज नदी पर हरके बांध से राजस्थान के थार रेगिस्तान तक ले जाया गया है। ठीक है, ये कहाँ से निकली है, तो हरके बांध से निकली है और हरके बांध सतलुज नदी पर स्थित है। और इसमें 3 राज्य, पंजाब हो गया, हरियाणा और राजस्थान, यहाँ इनसे सिंचाई यहाँ पे की जाती है, इन राज्यों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। देखिए रिपीट हुआ प्रश्न, ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर।
देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो जीएस में पूछा जाता है वो कभी पीआरटी में पूछ लेता है, कभी सब्जेक्ट में पूछ लेगा, जो ज्योग्राफी वगैरह का अलग से पेपर होता है, टीजीटी पीजीटी में पूछ लेता है, कभी जीएस वाला इधर उधर करके पूछता है। आप क्वेश्चन अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर आप सभी का प्रीवियस ईयर कर लीजिए, चाहे आप पीआरटी की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आप जो है 6 to 8 का प्रीवियस ईयर कर लीजिए, ठीक। 9-10 का कर लीजिए, टीजीटी पीजीटी कर लीजिए, और ऐसे अगर पीजीटी वाले हैं वो पीआरटी का भी पूरा प्रीवियस ईयर देख लें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अलग से कहीं से आते नहीं क्वेश्चन, ठीक है। और बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी आप लोग देखिएगा। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? भारत में सर्वाधिक पानी का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो सर्वाधिक जो है सिंचाई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंचाई। नीति आयोग की रिपोर्ट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार देश में जल की कुल खपत का लगभग 85% हिस्सा कृषि क्षेत्र में, जबकि 10% हिस्सा उद्योग में और 5% हिस्सा घरों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक जो है सिंचाई के क्षेत्र में जल का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद उद्योग में, उसके बाद जो है घरों में जो किया जाता है। नेक्स्ट है टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। टिहरी बांध परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करा किससे संबंधित है, किस विचारधारा से? तो संभववादी विचारधारा से ये संबंधित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संभववादी विचारधारा। देखिए टिहरी बांध संभववादी विचारधारा पर संबंधित है। मानव भूगोल में संभववाद एक ऐसे संप्रदाय यानी स्कूल के रूप में स्थापित हुआ जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव ने अपनी सृजन शक्ति से प्रकृति की गतिशील शक्तियों जैसे बहता जल, परिवर्तित मिट्टी, वनस्पति एवं अस्थायी शक्तियों, धरातल, खनिज पदार्थ आदि का अपने हित में एवं तत्वों के गुणों के अनुसार उनका उपयोग करता है, ठीक है। देखिए संभववादी में क्या होता है, इसमें जो है विज्ञान को सबसे ऊपर माना जाता है, ठीक है, प्रकृति को नहीं माना जाता है। तीनों समझ लेते हैं हम लोग। देखिए जो नियतवादी है, नियतवादी विचारधारा, इसमें प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, यानी जो इसमें इसके अनुसार प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ है। संभववादी विचारधारा, इसमें कहा गया, इसमें विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। प्रकृति से ऊपर विज्ञान को माना जाता है कि मानव कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और जो नवनियतवादी है, इसमें कहा गया है कि इसमें प्रकृति को भी ध्यान रखा जाए और विज्ञान को भी ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो मध्यम मार्ग जो है वो नवनियतवाद है। ये तीनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये जो टिहरी बांध है ये एक समझ लीजिए जबरदस्ती बनाया गया है, तो इसमें विज्ञान के माध्यम से इसको बनाया गया है, तो इसीलिए जो है ये संभववादी विचारधारा पर आधारित है। और जो ये भागीरथी नदी पर स्थित है ये, और उत्तराखंड राज्य में यह है, ठीक। सबसे ऊंचा बांध है। निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? जो पहले से चली आ रही सिंचाई पद्धति है उसे क्या कहते हैं? पारंपरिक सिंचाई पद्धति कहा जाता है। और कौन सा नहीं है इसमें? खंदक प्रणाली, चयन पंप प्रणाली, ड्रिप प्रणाली। ड्रिप प्रणाली नहीं है, ये नवीन प्रणाली है सिंचाई की, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्रिप प्रणाली। ये नवीन सिंचाई पद्धति है। देखिए सिंचाई पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया है। सिंचाई की प्रमुख पारंपरिक एवं आधुनिक विधियां निम्नवत हैं। जो पारंपरिक हैं सिंचाई विधियां कौन कौन सी हैं जो पहले से चली आ रही हैं? खंदक प्रणाली, चैन पंप प्रणाली, ढेकली प्रणाली, रहर तथा मोड़ प्रणाली, ये सब जो है पारंपरिक सिंचाई पद्धति है। और आधुनिक सिंचाई प्रणाली क्या है? ड्रिप सिंचाई, छिड़काव सिंचाई प्रणाली जो है ये आधुनिक सिंचाई प्रणाली है, ठीक है। तो इसमें जो है ड्रिप सिंचाई प्रणाली ये क्या है? पारंपरिक विधि नहीं है, ये नवीन सिंचाई प्रणाली है, ठीक है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम से फ़ायदा आपको ये है कि उसमें बहुत सारे PDF जो है फ्री में भी आपको मिल जाएगा, और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पे उपलब्ध हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।